हेलो गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं। गाइस, ये वे प्रश्न हैं जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं अच्छे तरीके से। अंतिम में सभी लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी कितनी है तैयारी। ठीक है, शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग मां सरस्वती का नमन करेंगे। तो हमारे तरफ से सभी को जय मां सरस्वती। और सुबह सुबह आप सभी लोग संकल्प लीजिए कि सभी लोग दिन भर पूरे ताकत के साथ में मेहनत करेंगे। ठीक है, पूरे ताकत के साथ में, पूरे शिद्दत के साथ में, सुबह से शाम तक पूरी लगन के साथ में मेहनत करेंगे। ये संकल्प लीजिए सभी लोग। ठीक है, जितना समय आज भगवान ने आपको दिया है, पूरा समय केवल और केवल एक जगह लगाएंगे, पढ़ाई पर। कहीं पे भी दिमाग भटकाएंगे नहीं। ये संकल्प लीजिए सभी लोग। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो नए बच्चे हैं उन सभी लोगों को मैं बता दूं, आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से शिखर बैच 2024 में हो रही है, जहां पर आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है और बेहतरीन टीम के साथ में आप सभी लोग शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। डेली लाइव क्लासेज हो रही हैं, लाइव डाउट क्लास हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट हर शनिवार के दिन हो रहा है। आज शनिवार, आज टेस्ट होगा। और स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाता है बुकलेट फॉर्म में, ताकि आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत ना पड़े। यानी एक बैच ले लिए तो आपका पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो का, और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप इसमें ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर भी आपको इसमें दिया जाएगा। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जाकर आप डाउन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी चीज बताई जाएगी, आपको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, सब कुछ बताई जाएगी। और मैं सभी से कहना चाहता हूं, एक बार अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वहां पे जाएं और जो भी कंटेंट दिया गया है डेमो के रूप में, उसे जरूर देखें और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सभी लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग अर्ध आयु काल होता है। तो मैंने आपको बताया था प्रथम कोटि की अपक्रिया में क्या होता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो क्वेश्चन कम होंगे लेकिन कंसेप्ट बहुत ज्यादा सीखने को मिलेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? सुबह सुबह थोड़ा सा आंख रगड़ के ना साफ करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक के सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ अर्ध आयु काल का मान कितना होता है? 0.693 अपान के होता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान क्या होता है? 0.693 अपान ये होता है ना? ये होता है नहीं होता है, बताओ, है ना? ये 0.693 अपान की होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का मान। देखो ये पूछ रहा है कि अपक्रिया की दर पावर 0 किस कोटि की अपक्रिया। भाई यहाँ पे देखो इसके पावर 0 है, तो इसलिए ये शून्य कोटि की अपक्रिया हो जाएगी। अगर यहीं पे इसके पावर 1 होता तो यह प्रथम कोटि की अपक्रिया हो जाती, यहीं पे इसके पावर 2 होता तो द्वितीय कोटि की अपक्रिया हो जाती। लेकिन यह है आपका कौन सी कोटि की अपक्रिया? शून्य कोटि की अपक्रिया होगी। ठीक है, अच्छा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है, जरा बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयु काल क्या होता है, बताना जरा। तो अर्ध आयु काल क्या होता है बताओ? अर्ध आयु काल शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए टी हाफ का वैल्यू होता है x अपान 2k होता है, जहां पे k क्या है? अपक्रिया की बताओ दर है। ठीक है ना? है ना? अच्छा शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या होता है, ये आपको पूछा जाता है। तो शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण k इज इक्वल टू एक्स अपान टी होता है। और x क्या होता है? x को हम लोग क्या लिखते हैं? r0 माइनस आर टी लिखते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि इसको लिखते हैं r0 माइनस आर टी लिखते हैं, अपान के लिखते हैं, अपान टी लिखते हैं। सर r0 का मतलब प्रारंभिक मात्रा, rt का मतलब शेष मात्रा होता है। तो ये r0 का मतलब होता है प्रारंभिक मात्रा। क्या? प्रारंभिक मात्रा होता है। और rt का मतलब क्या होता है? शेष मात्रा। टी समय पश्चात शेष
मात्रा होता है। मतलब अगर 100 किलो आप गेहूं लेकर चल रहे हो घर से तो 100 आपका प्रारंभिक मात्रा होता है। 30 किलो आपका रास्ते में गिर गया तो बचेगा कितना, 70 किलो, ये शेष मात्रा आरटी हो जाता है। तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए ये सभी चीजें आप लोग याद रखिएगा, याद रखिएगा सभी लोग, है ना, सभी लोग याद रखिएगा। अच्छा, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बताओ, ना सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, का मात्रक क्या होता है बताओ। वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बताओ, है ना, ये क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या मोल लीटर सेकेंड, ऐसी होता है ना। यही शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक होता है ना भाई। बताओ शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक क्या होता है, बोलो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यही होता है या दूसरा कुछ होता है, बताना, मैं कमेंट देख रहा हूं नीचे, बताओ। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए मात्रक क्या होता है, बताना, बताओ मेरे भाइयों। है ना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, या आप लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बताओ, इसको इस तरह से लिखते हैं मोल, है ना, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये होता है इसका मात्रक, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये भी आपका शून्य कोटि की अपक्रिया का मात्रक होता है ना, बोलो भाई, है ना। तो ये शून्य कोटि की अपक्रिया से रिलेटेड सभी चीजें हैं। यह आपका क्या होता है, अर्ध आयुकाल होता है, यह आपका क्या होता है, अर्ध आयुकाल होता है ना, यह आपका समाकलित वेग समीकरण होता है ना, ये सभी चीजें होती हैं शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आप सभी लोगों के सामने। ये बताओ ये किस कोटि की अपक्रिया को पालन करती है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया को पालन करती है। किस कोटि की अपक्रिया का यह पालन करेगी, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए पालन करेगी। अच्छा, अभी अभी आप लोगों ने जाना कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, 0.693 अपान ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयुकाल होता है, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण आपका ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, अर्ध, बताओ, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, बताओ, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है किस पे, धातु के प्रकृति पर, विलयन के आयनों की सांद्रता पर, तापक्रम के पर, यानी इन सभी पे निर्भर करता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई भी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड जो होता है धातु के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के धातु के आयनों की सांद्रता पे भी निर्भर करता है, और तापक्रम पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है। देखो विशिष्ट चालकता होता क्या, विशिष्ट 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 प्रतिरोध के, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना, इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, यानी 1 अपान करोगे तो विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विशिष्ट, इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम होता है और सेमी होता है ना। इसका इनवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, सेमी इनवर्स हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स। ठीक है, कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन के मोलरता पर, यानी इन सभी पे निर्भर करता है इलेक्ट्रोड विभव, यानी किस विलयन के कितनी सांद्रता के विलयन में डाला गया है इस पे भी निर्भर करता है, धातु के प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के सामने है, सीसा संचायक सेल, बताना, सीसा संचायक सेल 23वां बताओ, सीसा संचायक सेल
को आवेशित करते हैं। कब? जब आवेशित करने पर H2SO का पुनः बनता है। क्या बनता है? H2SO4 पुनः बनता है ना। सीसा संचायक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीसा संचायक मतलब लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है, जब उसको आवेशित किया जाता है तो H2SO4 पुनः बनने लगता है। इस बात को याद रखना जब उसे चार्ज किया जाता है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है, सीसा संचायक सेल कैसा सेल है? तो याद रखना ये द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल है। और जब इसे आवेशित किया जाता है ना तो इसमें H2SO4 पुनः बनने लगता है। सीसा संचायक सेल कैसा सेल है? द्वितीयक सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है। सीसा संचायक सेल द्वितीयक सेल होता है। जब इसको आवेशित किया जाता है ना तो H2SO4 पुनः बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, भाई सभी पे निर्भर करता है। धातु के ऊपर कितनी विलयन के ताप, विलयन की मोलरता सभी पे निर्भर करता है। एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ गया ना, ये इसलिए आया क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि विलयन में कौन सा अणुसंख गुणधर्म नहीं है? आपको पता है 4 ही अणुसंख गुणधर्म होते हैं। कौन कौन? पराशर दाब, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। ये 4 प्रकार के होते हैं अणुसंख गुणधर्म। तो यहाँ पे कौन सा अणुसंख गुणधर्म नहीं होगा? पृष्ठ तनाव आपका अणुसंख गुणधर्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती किसके होता है? विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। हिमांक में अवनमन जो होता है सीधा समानुपाती होता है विलयन के मोललता के। डेल्टा टीएफ जो हिमांक में अवनमन होता है ये सीधा समानुपाती होता है विलयन की मोललता स्मॉल यम के। विलयन की मोललता ये क्या है? विलयन का मोललता है, विलयन का क्या है? मोललता है, इसके समानुपाती होता है। कौन? ये क्या? हिमांक में अवनमन सीधा समानुपाती होता है विलयन के मोललता के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? मोलर विलयन में 1 मोल में रहता है, माने मोलर विलयन 1 मोल विलय होता है किसमें? देखो 1 मोलर विलयन जो होता है 1 लीटर विलयन में विलय होता है ना। देखो 2 शब्द होता है, 1 मोलर, अगर मोलर कहा दिया तो 1 लीटर में विलय होता है। 1 लीटर में 1 लीटर विलयन में विलय होता है। ठीक है, और अगर 1 मोलल कह दिया, एक क्या कह दिया? मोलल कह दिया तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय होता है। क्या? विलायक में विलय होता है। क्या? 1 मोल। क्या? 1 मोल। देखो 1 मोलर कहता है, इसका मतलब 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय है। अगर 1 मोलल कहता है इसका मतलब 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलय है। बात समझना, 1 किलोग्राम विलायक में अगर 1 मोल विलय होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? 1 मोलर कहा जाएगा। मेरी आवाजों पर, मेरे बातों पर ध्यान देना सभी लोग। 1 किलोग्राम विलायक में अगर कोई 1 मोल विलय हो तो उसे क्या कहेगा? 1 मोलल विलयन कहा। वहीं पर 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय हो तो उसे क्या कहेंगे? 1 मोलर कहेंगे। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और मैंने आपको बता दिया। फिर से समझना, 1 किलोग्राम विलायक में अगर 1 मोल विलय हो तो उसे क्या कहलाएगा? 1 मोलल विलयन का। अगर 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलय हो तो उसे क्या कहा जाएगा? 1 मोलर विलयन का। एक जगह मोलल है, एक जगह मोलर है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा अणुसंख गुणधर्म अणुओं की संख्या पे निर्भर नहीं करता है? तो मैंने बताया पृष्ठ तनाव जो होता है अणुसंख गुणधर्म नहीं होता, इसलिए अणुओं की संख्या पे निर्भर नहीं करता। वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, पराशर दाब और क्वथनांक में उन्नयन, ये सभी के सभी अणुओं की संख्या पे निर्भर करता है। ये एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों को देना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि सुबह सुबह के 15 मिनट के अंदर ये क्लास देने की मेरी मजबूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज की क्लासों से, आज की क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। और ये एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं होमवर्क देना चाहूंगा। सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, जरूर मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो बच्चे अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, शिखर बैच 2024 को, तो सभी लोग ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को बेहतरीन से बेहतरीन करें। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये एक प्रैक्टिस क्लास है, रिवीजन क्लास है, इसमें केवल आपको क्वेश्चन के फॉर्म में रिवीजन कराया जाता है।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी को, तब तक के लिए जय मां सरस्वती। और दिन भर मेहनत करना, ये संकल्प लेना सभी लोग, ठीक है।